आई वेलकम इन विजन लोग। आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ नया। इसमें टॉपिक आता है हमारा सोर्स ऑफ लॉ। हमारे पास लॉ है, उसके सोर्स क्या क्या हैं, कहाँ से जो भी अलग अलग टाइप के लॉ होते हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, क्या क्या उनका सोर्स है। ठीक है, किस टाइप से हमारे लॉ आए। ठीक है, इन सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सोर्स सोर्स ऑफ लॉ। इसके अलावा हम देखेंगे इसके बाद में कॉमन लॉ क्या होते हैं और केस लॉ। कॉमन लॉ केस लॉ क्या होते हैं, इसके अलावा हम सिविल लॉ देखेंगे। हम इनेक्टेड लॉ भी बोल सकते हैं, तो इसको देखेंगे कैसे-कैसे वो बनते हैं, क्या-क्या उनकी हिस्ट्री रही है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टार्ट करते हैं सोर्स ऑफ लॉ। तो लॉ के हमारे अलग-अलग सोर्स आते हैं। लॉ एक सिंपल सा एक सिस्टम है कि एक लीगल सिस्टम, मतलब किस टाइप से एक इंसान को, किस टाइप से एक सोसाइटी के अंदर के इंसान को चलना चाहिए, उसका एक सही रास्ता दिखाता है लॉ। ठीक है? तो उससे जो हमारा लॉ बना है, लॉ बनने के पीछे अलग-अलग सोर्स आते हैं। जैसे सबसे पहला हमारा सोर्स आता है प्राइमरी से, दैट इज़ कॉल्ड कस्टमरी लॉ। तो कस्टमरी लॉ में हम देखेंगे कस्टमरी लॉ होता क्या है? कस्टमरी लॉ होता है कस्टम, जो पुराने कस्टम है वो चले आ रहे हैं, ठीक है? तो उनसे जो भी हमारा लॉ बना है या उनके थ्रू जो भी हमारा रूल रेगुलेशन फॉलो होता है, वो सब बोले जाते हैं कस्टमरी लॉ। जैसे इसमें कंडीशन आती है कि उसमें कि वैलिड कस्टम होना चाहिए। मतलब वो कस्टम होना चाहिए जो वैलिड हो, ठीक है? कस्टम तो आपने देखेंगे होंगे सब में बहुत पुराने टाइम से बलि प्रथा वगैरह चली आ रही है, लेकिन वो क्या वैलिड है? वो इनवैलिड है। कस्टम ज़रूर है लेकिन वो इनवैलिड है, मतलब गलत कस्टम है वो। उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है लॉ, ठीक है? ये वही एक्सेप्ट करता है जो रिकॉग्नाइज़ एज़ ए वैलिड सोर्स ऑफ लॉ, जो रिकॉग्नाइज़ किए गए हैं एज़ ए वैलिड सोर्स, मतलब सही सोर्स। जैसे कि पुराने टाइम से एक चीज़ चली आ रही थी कि जैसे शादी करते हैं, तो जैसे शादी करने का जो सिस्टम था पहले, ये 7 फेरों में 7 फेरे लगने के बाद में ही शादी कंप्लीट हो जाती है। ये सिस्टम था। तो ये हमारे कस्टमरी लॉ आता है। ठीक है? इसको भले से बाद में हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर इसको कोडिफ़ाई कर दिया गया, लेकिन उससे पहले ये एज़ ए कस्टमरी लॉ ही चलता आ रहा था। ठीक है? इसी टाइप से हम देखते हैं कि एक पिंड में हमें शादी करनी है, नहीं करनी, तो ये सारी चीज़ हमारी होती हैं कि जो रिकॉग्नाइज़ हैं एज़ वैलिड सोर्स ऑफ लॉ। इनको वैलिड बोला गया है अकॉर्डिंग टू स्टेट या अकॉर्डिंग टू कोर्ट, तो वही चीज़ इसमें आती हैं। इसमें हमारे जो जो भी हमारे कस्टमरी लॉ होते हैं, वो हमारे सबसे पहले रीज़नेबल होते हैं। उनके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। कोई ना कोई साइंटिफिक या वैलिड रीज़न होता है, अगली चीज़ कंटिन्यू, वो काफ़ी पुराने टाइम से कंटिन्यू ही चले आ रहे हैं, वो हमारे कस्टमरी लॉ होते हैं। ये 2 टाइप के हमारे कस्टमरी लॉ होते हैं, एक होता है हमारा नॉन ऑब्लिगेटरी, दूसरा होता है हमारा ऑब्लिगेटरी। ये हमारे 2 टाइप के लॉ होते हैं, पहला टाइप हमारा आता है ऑब्लिगेटरी एंड सेकंड टाइप आता है हमारा न वो ऑब्लिगेटरी एंड नॉन ऑब्लिगेटरी। नॉन ऑब्लिगेटरी मतलब इनका जो है किसी के ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है कि करना ही पड़ेगा, ठीक है? ये सिर्फ़ अपने ऊपर की बात है, कोई इंसान इस चीज़ को माने या नहीं माने। नॉट बाइंडिंग, ये बाइंडिंग नहीं है। नॉट बाइंडिंग और नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट और कोर्ट के द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं किए गए हैं, ठीक है? तो ये सब जो लॉ आते हैं, ये जैसे हम अपने फैमिली में भी कुछ कुछ इस टाइप के कस्टम होंगे जिनमें पुराने कस्टम को फॉलो करते हैं, लेकिन वो बाइंडिंग नहीं है कि हम नहीं करेंगे। जैसे किसी के घर रहता है, किसी कोई पर्सन किसी की पूजा करता है, कोई अपने मतलब कि उसके कुल देवता होते हैं, इनको मानना होता है, कोई कुलदेव, जैसे शादी का तरीका होता है, शादी के तरीके में कोई पर्सन है कि वो शादी करने से पहले अपने कुल देवता के मंदिर में जाएगा, ठीक है? इस टाइप से ये चीज़ें चली आ रही हैं। ये जो हैं कि ठीक है, ये वैलिड कस्टम तो हैं और रिकॉग्नाइज़ भी है वैलिड सोर्स से, लेकिन ये बाइंडिंग नहीं है या फिर किसी स्टेट ने या कोर्ट ने इनको रिकॉग्नाइज़ नहीं किया है अलग से, मतलब बाइंडिंग नहीं बनाया कि नहीं आपको ये करना ही पड़ेगा। ये हमारे होते हैं नॉन ऑब्लिगेटरी कस्टमरी लॉ। दूसरे टाइप के होते हैं ऑब्लिगेटरी, मतलब ऐसे कस्टम थे जिनको स्टेट के द्वारा रिकॉग्नाइज कर दिया गया, ठीक है? और वो कोर्ट के द्वारा बाइंडिंग इन्फोर्सिबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट के द्वारा उनको बाइंडिंग बना दिया गया। जैसे मैंने बताया था कि जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है, उसके अंदर 7 फेरे का कांसेप्ट दे दिया। तो शादी करने का अगर आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, 7 फेरे के बाद ही शादी मानी जाएगी। ये ऑब्लिगेटरी बना दिया इन चीज़ों को। इस टाइप से अलग-अलग चीज़ें होती हैं, जिनमें हम बात करते हैं कि जो ऑब्लिगेशन है इंसान के ऊपर, जो डीन है उसको मानना पड़ेंगी वो चीज़। तो बाइंडिंग है वो कोर्ट के द्वारा। ऐसे जो कस्टम चले आ रहे हैं वो सब हमारे होते हैं ऑब्लिगेटरी कस्टमरी लॉ के अंदर आते हैं। तो हमारा सोर्स आ गया कस्टमरी लॉ। जितने भी हम लॉ देखेंगे हर लॉ का जो प्राइमरी सोर्स आता है वो कस्टम ही है। हर लॉ का जो सोर्स है, जो प्राइमरी लॉ, कस्टम से ही कुछ ना कुछ लॉ बने हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी काफ़ी चीज़ें आती हैं जो कस्टम से ही ली गई हैं। और दूसरा हमारा सोर्स आता है, पहला सोर्स हमने देख लिया कस्टमरी लॉ, सेकंड सोर्स हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है,
ठीक है? उसके थ्रू जो भी हमारा रूल रेगुलेशन चलेगी, वो क्या होगी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के थ्रू चलेगी वो। उसको हम बोल सकते हैं दैट इज़ द सुप्रीम लॉ। इट सुपरसीड एवरी लॉ। जितने भी हमारे लॉ हैं अगर वो इसको वायलेट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को वायलेट नहीं कर सकते, तो वो सबको सुपरसीड कर देगा। ये सबसे बड़ा सुप्रीम लॉ बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। इसको इनेक्ट किया जाता है वही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो संविधान सभा बनाई गई थी, ठीक है? उस संविधान सभा के द्वारा हर कंट्री का अलग-अलग अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम रखा जाता है। ये भी हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में अलग-अलग सोर्स से आए, बोरो फ्रॉम डिफरेंट सोर्स, अलग-अलग सोर्सों से लिया गया है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वगैरह से लिया गया है। इसके अलावा यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, अलग-अलग कंट्री सोर्स हो सकते हैं। लेकिन इसको बनाया है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने, इस वजह से इसको बोला गया है इट इज़ सुप्रीम लॉ। अगला थर्ड सोर्स आता है हमारा स्टैच्यूटरी लॉ। स्टैच्यू लॉ में देखेंगे, ये हमारे वो लॉ होते हैं जो प्राइमरी लेजिस्लेशन, मतलब जो प्राइमरी लेजिस्लेशन है बनाए गए हैं, मतलब जो लेजिस्लेशन विधान होता है, मतलब विधायिका जो होती है उसके द्वारा बनाए गए हैं, इनेक्टेड बाय लेजिस्लेचर। जो डायरेक्टली जिसका काम है लॉ बनाना, जिस बॉडी का काम है लॉ बनाना, ये उसी बॉडी के द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है? जिसको हम लेजिस्लेचर बोलते हैं, विधायिका बोलते हैं। ये पार्लियामेंट भी हो सकती है, ये स्टेट लेजिस्लेचर भी हो सकता है। तो वो सारे लॉ हमारे स्टैच्यूटरी लॉ बोले जाते हैं जो प्राइमरी लेजिस्लेशन के द्वारा इनेक्ट किए जाते हैं। जैसे हमारा एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हो गया। कोई भी हमारा बिल लेके आती है, जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोई बिल लेके आती है, उसे पार्लियामेंट पास करती है तो वो बिल बन जाता है। तो वो सब किससे अंदर आते हैं? वो सब स्टैच्यूटरी लॉ आते हैं। जैसे हम देखें कि हमारे पास सीआरपीसी आती है, सीआरपीसी 1973, ये भी हमारा स्टैच्यूटरी लॉ है। इसके अलावा देखेंगे आईटी एक्ट 2000, ये भी हमारा स्टैच्यूटरी लॉ है। आरटीआई एक्ट 2005, ये भी हमारा स्टैच्यूटरी लॉ है। तो ये सारे लॉ या तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू बने होते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू बने होते हैं। इसके अलावा एक टाइप का लॉ आता है जो प्योरली स्टैच्यूटरी लॉ नहीं होता है, जिसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेंस, ठीक है? ऑर्डिनेंस। अब ऑर्डिनेंस की पावर, प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस की पावर है आर्टिकल 123 के अंदर, और गवर्नर की ऑर्डिनेंस पावर आती है 213 के अंदर। मतलब जब लेजिस्लेचर, ठीक है? जब लेजिस्लेटिव बॉडी सेशन में ना हो या अवेलेबल ना हो, तब प्रेसिडेंट या एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के पास पावर है कि वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकती है, ऑर्डिनेंस लेके आ सकती है किसी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। मतलब इमरजेंसी सिचुएशन में प्रेसिडेंट और गवर्नर बिना लेजिस्लेचर के क्या है, लॉ बना सकते हैं। और इनको भी सेम टू सेम पावर मिलती है कि वो स्टैच्यूटरी लॉ जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए लॉ हैं, उन्हीं के इक्वल पावर है, ऐसा नहीं कम पावर होगी, इक्वल पावर है। बट कंडीशन क्या है, इनकी जो टाइम पीरियड है वो लिमिटेड होती है, ठीक है? इनका जो टाइम पीरियड होता है वो टाइम लिमिट होती है। ये एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए ही वैलिड होते हैं। उसके बाद इन्हें पार्लियामेंट से पास कराना ही पड़ेगा। ये सब हमारे आते हैं स्टैच्यूटरी लॉ के अंदर। अगला हमारा आता है एग्जीक्यूटिव लॉ। फोर्थ हम देखेंगे एग्जीक्यूटिव लॉ। एग्जीक्यूटिव लॉ को एक्चुअल में जो है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बोलते हैं। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बोला जाता है इसको। ये वो लॉ हैं, ठीक है? मतलब ये जो है प्राइमरी लेजिस्लेशन के थ्रू नहीं बनते हैं, ये प्राइमरी लेजिस्लेशन जो हमारे स्टैच्यूट लॉ हैं, प्राइमरी लेजिस्लेशन जो पावर देता है एग्जीक्यूटिव को ये लॉ बनाने की। मतलब उसने एक तरफ से कोई एक कुछ एक्ट पास कर दिया कि इस में जो है सरकार रूल बना सकती है, सरकार रेगुलेशन बना सकती है अपनी मर्ज़ी से, ठीक? तो सरकार यहाँ पर अपना डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के थ्रू यहाँ पर रूल बनाती है। ये बोले जाते हैं इन्फीरियर टू स्टैच्यूटरी लॉ। ये स्टैच्यूटरी लॉ के इन्फीरियर होते हैं, मतलब कम पावर होती है इनकी, ठीक है? इसमें हमारे ऑर्डर एंड लॉ मेड बाय यूनियन और स्टेट एग्जीक्यूटिव। अब हमारा यहाँ पे प्रेसिडेंट के थ्रू भी बन सकते हैं, गवर्नर के थ्रू भी बन सकते हैं, किसी भी टाइप के ऑर्डर हो सकते हैं। मतलब एग्जीक्यूटिव जो भी ऑर्डर बना रहा है, जो भी चीज़ पास कर रहा है बिना लेजिस्लेचर के, वो सब हमारे किस में आते हैं? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, क्योंकि इसको पावर मिलती है प्राइमरी लेजिस्लेशन से, और यही हमारे हैं एग्जीक्यूटिव लॉ। मतलब एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इस लॉ को बनाती है, लेकिन इस एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के पास पावर है प्राइमरी लेजिस्लेशन के थ्रू। प्राइमरी लेजिस्लेशन इसको पावर देता है ये बनाने की। अगली चीज़ आती है हमारी जुडिशियल प्रेसिडेंट। जुडिशियल प्रेसिडेंट हमारे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल या लॉ आते हैं हमारे। ये सब वो आते हैं कि जुडिशरी ने, मतलब न्यायपालिका ने, ठीक है?
कोई भी अपना डिसीजन दिया है, कोई भी ऑर्डर दिया है, कोई भी रूल बनाया गया है, डिसीजन, ऑर्डर, रूल बाय जुडिशरी है। जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट भी हो सकता है, हाई कोर्ट भी हो सकता है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी हो सकता है कुछ हद तक, ठीक है? जो रूल वो जुडिशियल प्रेसिडेंट जो काम करेगा, उनकी जुरिडिक्शन में काम करेगा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट का रूल पूरे देश पे क लागू नहीं हो सकता, ठीक है? जिस जुडिशरी के द्वारा ये रूल बनाया जा रहा है, उसकी जुरिडिक्शन क्या है, ये उसके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, उस एरिया के ऊपर। तो हमारे ये जितने भी जुडिशियल प्रेसिडेंट आते हैं, तो जुडिशरी के द्वारा दिए गए ऑर्डर, जुडिशरी के द्वारा कोई भी ऑर्डर, कोई भी अगर लॉ बनाया गया है, कोई भी अगर रूल रेगुलेशन दिखाया गया है, वो सब हमारे जुडिशियल प्रेसिडेंट आते हैं। इनका नेचर होता है बाइंडिंग नेचर, इनका नेचर बाइंडिंग होता है इन इक्वल सर्कमस्टांसेस। अगर जुडिशरी ने, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि अगर ये चीज़ है, तो ये सज़ा होगी, ये चीज़ है तो ये सज़ा होगी। भले से वो स्टैट्यूटरी लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के अंदर नहीं लिखा है, लेकिन वही होगी। क्यों? क्योंकि उसका नेचर जो है बाइंडिंग आता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हर कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग होता है। लेकिन कंडीशन है इक्वल सर्कमस्टांसेस में, अगर वही सर्कमस्टांसेस आते हैं तब हमारा ये एप्लीकेबल होगा। इसके अंदर इंटरप्रिटेशन बाय जुडिशरी आता है। क्योंकि जुडिशरी स्टैट्यूटरी लॉ हो, एग्जीक्यूटिव हो, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो या कस्टमरी हो, किसी भी टाइप के हो, उसको इंटरप्रेट कर सकती है, इंटरप्रिटेशन उसकी दे सकती है। कि इसका एक्चुअल में मतलब क्या था या क्या नहीं था, इस चीज़ को ये बता सकती है जुडिशरी। अगले रूल आते हैं हमारे जुडिशियल प्रेसिडेंट। ये हमारे 5 सोर्स हमने देखे, जहाँ से हमारा लॉ बनता है, ठीक है? इसके बाद में अगला हम टॉपिक देखते हैं कॉमन लॉ। कॉमन लॉ को केस लॉ भी बोला जाता है। कॉमन लॉ को हम केस लॉ भी बोलते हैं। केस लॉ क्यों बोलते हैं? क्योंकि कॉमन लॉ हमारे जो ड्राइव होते हैं वो जुडिशरी इन रूल रेगुलेशन को बनाती है। मतलब जो अभी मैंने इससे पहले पढ़ाया था जुडिशियल प्रेसिडेंट ही कॉमन लॉ और केस लॉ होते हैं। ठीक है? ये अनकोडिफाइड होते हैं, मतलब ये कहीं लिखे नहीं होते हैं। ठीक है? ये जो प्रैक्टिस है ये ड्राइव हुई है इंग्लैंड से। इंग्लैंड से ये प्रैक्टिस ड्राइव हुई है ऑन द बेसिस ऑफ कस्टम एंड प्रैक्टिस। जो कस्टम चला आ रहा है, जो प्रैक्टिस चली आ रही है, उसके बिहाफ़ पर ये हमारे अनकोडिफाइड लॉ होते हैं। और इनको जो है कॉमन लॉ इज़ बॉडी ऑफ अनरिटन लॉज़। ये रिटन नहीं होते, ये बेस्ड होते हैं लीगल प्रेसिडेंट एस्टेब्लिश्ड बाय जुडिशरी। तो जुडिशरी अपने लीगल तौर तरीके या उदाहरण रखती है या फिर जो भी प्रेसिडेंट प्रोवाइड करती है, उसके अकॉर्डिंग एस्टेब्लिश किए जाते हैं। और ये हमारे इन्फ्लुएंस करते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन अनयूजुअल केस। यहाँ पर हमने देखा कि भई सामने किसी भी कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया। अब वो डिसीजन जो होगा, डिसीजन हमारे स्टैच्यूटरी लॉ को देख के दिया गया है, नहीं दिया गया है, लेकिन वो हर जगह बाइंडिंग होगा, उसका जो नेचर है वो बाइंडिंग है। तो इस टाइप से जुडिशरी के द्वारा जो रूल बनाए गए हैं, ठीक है? इसमें हमारी क्या 2 चीज़ें हो सकती हैं, ठीक? इसमें हमारे ड्रॉ हो सकते हैं, जो हमारी इंस्टीट्यूशनल ओपिनियन और इंटरप्रिटेशन हो सकता है। अब जो हमारी ये निकल के आएगा वो जुडिशरी भी हो सकती है, ज्यूरी भी हो सकती है। जुडिशरी मतलब जो हमारी न्यायपालिका होती है, ज्यूरी पहले चलती थी, 1950s के दशक में ये चीज़ को खत्म कर दिया गया इंडिया के अंदर जुडिशरी को, वो ज्यूरी को, ठीक है? ज्यूरी मतलब एक पब्लिक ज्यूरी होती थी, ठीक है? वो उस चीज़ में डिसीजन देती कि क्या डिसीजन सही में होना चाहिए। वो सब कस्टम और प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो हम कॉमन लॉ की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कोई रिटन में कोई लॉ नहीं होगा, लेकिन लॉ जो बनेगा, वो हर केस के अकॉर्डिंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस डेवलप करने के अकॉर्डिंग या किसी भी सिचुएशन बेस जो भी रूल रेगुलेशन बनाया जाता है जुडिशरी के द्वारा। मतलब यहाँ पर रूल कौन बना रहा है? यहाँ पर रूल है, लॉ मेकिंग बॉडी जो है एक जुडिशरी है, न्यायपालिका है। इस चीज़ की स्टार्टिंग हुई थी यूनाइटेड किंगडम से, जब यूनाइटेड किंगडम के का अलग-अलग जगह कॉलोनी थी, राज था। तो जिस-जिस जगह कॉलोनी थी वहाँ पर ये जो कॉमन लॉ और केस लॉ की जो है फैलते चले गए। मतलब वहाँ पर जो लीगल सिस्टम के अंदर हमारा यही आ गया, जो हम कॉमन लॉ लीगल सिस्टम देख रहे हैं। तो लीगल सिस्टम हमने 2 पार्ट में देखेंगे, पहले कॉमन लॉ देख रहे हैं, इसके बाद में हम सिविल लॉ देखेंगे। ठीक है? तो कॉमन लॉ में जहाँ-जहाँ इंग्लैंड का या जो ब्रिटेन का जहाँ-जहाँ कॉलोनी थी, जहाँ-जहाँ कब्ज़ा था, जिस पर रूल करते थे वहाँ पे सब में मैक्सिमम कंट्री के अंदर यही जो लीगल सिस्टम को फॉलो किया गया है, यहाँ तक कि इंडिया के अंदर भी। तो जो भी न्यायपालिका है, जो भी जुडिशरी का ओपिनियन रहा होगा, उस ओपिनियन के बेस पे जो भी रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं, वो सब हमारे कॉमन लॉ या केस लॉ बोलते हैं। मतलब किसी केस के अंदर से कोई लॉ निकल के हमारा आता है तब, ठीक है? ये समटाइम प्रूव द इंस्पायरेशन फॉर न्यू लेजिस्लेशन। तो ये हमारे इंस्पायर करते हैं कि नई न्यू लेजिस्लेशन बनाया जाए, एक्ट किया जाए। जैसे हम काफ़ी दिन की पहले की बात करें कि एक जो मुद्दा आया था
उसमें जो तलाक वाला मुद्दा था 3 तलाक वाला। 3 तलाक के मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीज़न दिया, लेकिन 3 तलाक का ये पूरा जो मुद्दा था, ये जो मैटर था, ये कॉन्स्टिट्यूशन में किसी लॉ के अंदर नहीं लिखा था, ठीक है? अब इसमें लॉ यहाँ पर बाइंडिंग नहीं था यहाँ पे, किसी भी लॉ से जो कोर्ट है वो बाइंडिंग नहीं था। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ डिसाइड किया वो चीज़ सही है, गलत है, ठीक है? उसके बेस पे सरकार ने क्या है कानून बनाया। तो मतलब जो हमारा कॉमन लॉ है इस चीज़ को बोल सकते हैं, जो भी हमारा जुडिशरी का डिसीजन रहा, वो प्रूव या इंस्पायर हुआ न्यू लेजिस्लेशन के लिए। जैसे 3 तलाक कानून बना उसके ऊपर। तो न्यू लेजिस्लेशन टू बी इनेक्टेड तो इसके बेस पे हमारा नया जो भी लेजिस्लेशन जो भी कानून था उसके बिहाफ पर हमारा बनता है। तो जुडिशियल डिसीजन फ्रॉम द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन फॉर फ्यूचर केस। अब फ्यूचर में जितने भी हमारे केस होंगे वो जैसे जैसे इस चीज़ को बोला गया है एक हमारा आर्टिकल 21 है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। आर्टिकल 21 के अंदर एक नया टर्म ऐड कर दिया गया जिसको बोला गया राइट टू प्राइवेसी। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं राइट टू प्राइवेसी मेंशन नहीं है, लेकिन जुडिशरी ने इस चीज़ को बोला है तो उस चीज़ को क्या है फ्यूचर के जितने भी केस होंगे इस सिचुएशन के अंदर राइट टू प्राइवेसी के अंदर डील किए जाएँगे। या फिर मैं बात करूँ कि जो हमारा केशवानंद भारती केस हुआ था। केशवानंद का भारती केस में एक नई थ्योरी नया प्रिंसिपल निकल के आया था, वो था बेसिक स्ट्रक्चर। मतलब प्रिंसिपल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये प्रिंसिपल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर क्या था हमारा अनकोडिफाइड है, ये कहीं लिखा नहीं है, कोई भी अनरिटन है ये पूरा। कहीं भी ये रिटन नहीं है कि कोई बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन इसको क्रिएट किया गया है जुडिशियल डिसीजन के द्वारा, ठीक है? जुडिशियल डिसीजन के द्वारा। तो जुडिशियल डिसीजन ने उसको फ्यूचर के लिए, ठीक है? जैसे एक आपने सुना होगा एसी एक्ट था, ठीक है? 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। इसको उसी बेसिक स्ट्रक्चर के बिहाफ़ पर इसको कैंसल कर दिया कि जुडिशरी का इंडिपेंडेंस खत्म हो जाएगा इससे, अगर ये पास होता है। ठीक? और जुडिशरी का जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है दैट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर। कॉन्स्टिट्यूशन का वो बेसिक स्ट्रक्चर है। तो इसके बेस पे जो भी हमारी इस टाइप की सिचुएशन होगी, जो वो जो डिसीजन होंगे वो बाइंडिंग होंगे। इसी टाइप से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर भी इस चीज़ को बोला गया है कि लॉ डिक्लेयर बाय सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट विद इन इंडियन टेरिटरी। ठीक है? अगर कोई लॉ या रूल रेगुलेशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई है, तो वो हर कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग होगी इंडियन टेरिटरी के अंदर। इसी टाइप से जैसे हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई रूल बनाया है, ठीक है? वो कंप्लीट टेरिटरी के अंदर। अगर हाई कोर्ट ने कोई रूल रेगुलेशन बनाया है, तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या जितने भी उस स्टेट के अंदर या टेरिटरी के अंदर आते हैं, उन सबके ऊपर एप्लीकेबल होगी। ठीक है? अब जो है मतलब जिस कोर्ट का भी कोई भी डिसीजन होगा, वो अपने लोअर कोर्ट पर एप्लीकेबल होगा ही। ठीक है? और वो एप्लीकेबल नहीं सिर्फ़ वो बाइंडिंग भी होगा, मतलब मानना ही पड़ेगा उन्हें, ऐसा नहीं है कि उसे नहीं माने, वो उसे मानना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे दिक्कत आती है कि जब एक पर्सन या फिर हम जुडिशरी की बात करें, यहाँ पर जो डिसीज़न दे रहा है, डिसीज़न किस टाइप से दे रहा है? अब किसी पर्सन को लगा कि मतलब कोई मान मान लो कि यहाँ पर कोर्ट बैठा है, कोर्ट किसी भी टाइप का कोई डिसीज़न दे रहा है। अब उसे डिसीज़न दिखाई दे गया कि उससे पहले सुप्रीम कोर्ट या फिर उसका जो हायर कोर्ट था, वो ऑलरेडी उसी सर्कमस्टांसेस में वो डिसीज़न दे चुका है। तो वो कोर्ट अपना दिमाग नहीं लगा सकता, उसको वही डिसीज़न देना होगा जो उससे हायर कोर्ट पहले दे चुका है। क्यों? क्योंकि वो जो फ़ॉर्मूला है, वो जो रूल रेगुलेशन है, वो उसके ऊपर बाइंडिंग हो गई। ठीक है? अब वो ये नहीं देख सकता कि कानून के अंदर ये लिखा है या वो लिखा है, उससे कोई मतलब नहीं है। अब सिंपल देखा कि इस सर्कमस्टांसेस के अंदर इस कोर्ट में मतलब मेरे हायर कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था, वही डिसीजन एप्लीकेबल होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है थोड़ा-सा जुडिशियल इंडिपेंडेंस कम हो जाता है। अगला हम देखते हैं, अगला हमारा आता है सिविल लॉ। सिविल लॉ इसके इनेक्टेड लॉ भी बोलते हैं। ये हमारा ड्राइव हुआ है कॉन्टिनेंटल यूरोप से। जो हमारा कॉन्टिनेंटल यूरोप है, ठीक है? जिसमें हमारा फ्रांस, जर्मनी सारे कंट्री आते हैं। मतलब इंग्लैंड के अलावा बाकी जितना यूरोप है, वहाँ से ये जो सिविल लॉ है, इनेक्टेड लॉ वहाँ से ड्राइव हुआ है। तो ये हमारा होता है कि सिविल लॉ ये हमारा कोडिफाइड है। ठीक? मतलब कि यहाँ पर कुछ लोग जैसे मान लें कि लेजिस्लेचर है। जैसे हम इंडिया की बात करें तो पार्लियामेंट हो सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर हो सकता है। उसके द्वारा कोई भी रूल रेगुलेशन, कोई भी लॉ बनाया गया मतलब प्राइमरी लेजिस्लेशन के द्वारा बनाया गया कोई भी कानून, कोई भी लॉ दैट इज़ कॉल्ड इनेक्टेड लॉ। तो यही हमारा इनेक्टेड लॉ होता है कि जब एक बॉडी जो लॉ मेकिंग बॉडी है वो जिस रूल रेगुलेशन को बनाती है, ठीक? अब जो है कोर्ट उसके अकॉर्डिंग डिसीजन देता है कि उसने क्या बनाया है, ठीक है? मतलब क्या कानून बनाया गया उस कानून के अकॉर्डिंग डिसीजन दे रहा है यहाँ पे हमारा। तो
तो सिविल सिस्टम डिक्लेयर डिफाइन दिस केस कैन बी ब्रॉट टू कोर्ट, द प्रोसीजर फॉर हैंडलिंग क्लेम एंड पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस। तो अब ये पूरा जो सिस्टम चलेगा ये उसके अकॉर्डिंग चलेगा जो हमारा लेजिस्लेचर ने जो कानून बनाया है, जो लॉ बनाया है उसके अकॉर्डिंग फॉलो होगा। तो यहाँ पर जो जुडिशियल प्रेसिडेंट है वो बाइंडिंग नहीं है, यहाँ पर बाइंडिंग नहीं होता है कि जुडिशरी ने कोई डिसीजन दिया है तो वो अगले कोर्ट पर बाइंडिंग ही होगा, वो बाइंडिंग नहीं होता है। यहाँ पर बात चलती है सिचुएशन बेस्ड जजमेंट की। तो यहाँ पर जो कोर्ट है वो सिचुएशन बेस्ड जजमेंट दे सकता है, पॉसिबिलिटी है उसकी सिचुएशन बेस्ड जजमेंट देने की। ठीक है? लेकिन हमने कॉमन लॉ के अंदर देखा वहाँ पर नहीं देते, वहाँ पर बाइंडिंग था। अगर हायर कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया सेम सर्कमस्टांसेस के अंदर, तो लोअर कोर्ट को देना ही पड़ेगा। तो ये हमारा दूसरा आता है लीगल सिस्टम के अंदर, इसको हमने सिविल लॉ या एनेक्टेड लॉ बोला है। तो यहाँ पर जुडिशियल अथॉरिटी जो है यूज़ करती है कंडीशन इन एप्लीकेबल सिविल कोड टू इवैल्यूएट द फैक्ट ऑफ ईच केस एंड मेक द लेजिस्लेशन डिसीजन। तो जो हमारा लेजिस्लेटिव डिसीजन आ रहा है उसके अकॉर्डिंग जो भी फैक्ट हो उनके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर डिसीजन मिल रहा है। सिविल लॉ इज रेगुलरली अपडेट। तो सिविल लॉ जो होता है वो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग रेगुलरली अपडेट होता रहता है। इसके कि गोल ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन कोड, क्रिएट ऑर्डर एंड रिड्यूस द वाइज सिस्टम। क्योंकि वहाँ पर केस क्या था, जैसे कॉमन लॉ के अंदर कोई केस रहा होगा लेकिन वो बाइंडिंग है तो उसे देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक रूल बना दिया, एक कोडिफाइड एक पूरा एक मतलब जैसे कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया जाता है। अब जो भी जज होगा कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग डिसीजन देगा, बेटी होगी। हर केस हमारा अलग-अलग तरीके से यहाँ पर गवर्न हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है जुडिशरी को सिचुएशन मिल गई, उस सिचुएशन के बेस पर अब जुडिशरी जो है डिसीजन देगी। वो बाइंडिंग नहीं है किसी भी कोर्ट से या किसी भी के भी डिसीजन से, वो बाइंडिंग नहीं है यहाँ पर जो भी लोअर जुडिशरी है या हायर जो भी है हमारी। तो उसको अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो डिसीजन देना है वो देना है यहाँ पर। तो